हेलो सबके लिए राम राम राधे राधे। देखिए हम लोग सुपर टेट की अब स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हमने आज सुबह वाली वीडियो में आपको बता दिया कि इसका सुपर टेट का सिलेबस क्या है। ये पूरा सिलेबस है, आपको बता दिया था किस तरह से अंकों का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से आपके अंक जोड़े जाएंगे, किस तरह से मेरिट बनेगी। तो हमने ये सारी चीज़ आपको बता दी थी इससे पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं सुपर टेट के सिलेबस को स्टार्ट करने की। ठीक है, तो क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है भाषा, और भाषा के टोटल आते हैं 40 नंबर। देख रहे हो, भाषा 40 नंबर की आती है, तो जिसमें से हिंदी 20 नंबर की है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का पोर्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम संस्कृत देखेंगे और फिर इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, मतलब ये जितने भी टॉपिक हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये इन सबको पढ़ाया जाएगा जिससे आपको तकलीफ़ ना हो अपना एग्ज़ाम देने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी को यहाँ ले रहे हैं। पहले हिंदी को 2-4 दिनों में हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम संस्कृत और फिर इंग्लिश, फिर इस तरह से हम विज्ञान, गणित, ये सारी चीज़ें एक एक करके लेते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी को। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हिंदी पूरा 40 नंबर का, पूरा ये लैंग्वेज 40 नंबर का है और जिसमें से हिंदी 20 नंबर का है। तो हम लोग पहला हिंदी का पोर्शन पूरा ख़त्म करेंगे, 2-4-5-10 दिन में पूरा हिंदी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम संस्कृत, फिर इंग्लिश, उसके बाद ये सारी चीज़ हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, हिंदी स्टार्ट करें और आप लोग इन क्वेश्चंस को देखकर पहले आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, और आपके लिए 5 सेकंड मिलेगी, 5 सेकंड का मिलेंगे, अपने हिसाब से आप लगा लेना। जहाँ भी क्वेश्चन आए उसके तुरंत ही वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद आंसर करना अपने आप, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी से। ओके, ये तो आपने देख ही लिया है, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके कर लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और एक बात और, जितने भी क्वेश्चन यहाँ होंगे सब बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके सुपर टेट के लिए और आपके KVS के लिए भी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे बहुत ज़्यादा ये आपके लिए आवश्यक होंगे पढ़ना इन्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो आप लोग इसका आंसर लगाइए और बताइए क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो अब हम आपको बताते हैं कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ना, वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आपने सुना होगा, एक शब्द होता पढ़, दूसरा होता लड़, होता ना। ये शब्द, यदि हम, ये शब्द क्या है? ये क्रिया है। पढ़ यानी कि क्रिया ही तो है, क्रिया कर रहा है किसकी? पढ़ने की तो क्रिया कर रहा है। पढ़, लड़, ये भी तो क्रिया है, लड़ना भी तो क्रिया है। ठीक है, तो जब हम पढ़ के बाद पढ़ाई कर देंगे इसे, लड़ाई कर देंगे इसे, तो लास्ट में जो अड़ाई, अड़ाई ये इसमें जुड़ा है ना, जैसे पढ़ के बाद अड़ाई जुड़ा है। ठीक है, अड़ाई या आई जुड़ा है, तो यही तो है कृदंत प्रत्यय। ये क्या है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे पढ़ से हो गया पढ़ाई। ठीक है, पढ़ से हो गया पढ़ाई, जड़ाई जो जुड़ गया है ना, ये जो जुड़ गया है ना, ये हो गया है कृदंत प्रत्यय। ठीक है, समझ गए आप? लड़ से हो गया, लड़ क्या है? लड़ क्रिया है, और लड़ को लड़ाई कर दिया तो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण, ऐसी चीज़ें जो क्रिया के अंत में लगाई जाती हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे लड़का लड़ाई, पढ़का पढ़ाई। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड देखिए, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, मतलब चिदंबरा किसने लिखी? कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है आपसे, चिदंबरा किसने लिखी? तो चिदंबरा लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को, चिदंबरा के लिए। और इन्होंने ये चिदंबरा जो लिखी थी ना, ये 1968 में लिखी थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ये ज़रूरी हैं और ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा और पहले आप इनका आंसर करने की कोशिश खुद किया करो, और नहीं आया करो तो फिर इसका आंसर देखा करो इसी में। ठीक है, तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, 1968 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। पहले तो एक बात ध्यान रखो कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी भी शब्द के पीछे की तरफ जुड़ जाए, जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़े। ठीक है, यहाँ हो गया शब्द, ये हो गया शब्द, और इसके पीछे जो जोड़ दिया जाए वो होता है प्रत्यय। ठीक है, और जो इसके आगे जोड़ देते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग। आप जानते हो ना,
ये हमने शब्द के आगे जो जोड़ दिया, ये तो है शब्द, ठीक है, ये तो है शब्द, शब्द के आगे जो जोड़ दिया वो तो हो गया उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि आगे होता है वो उपसर्ग होता है, पीछे होता है वो उपसर्ग होता है, क्या होता है। जो शब्द के आगे जुड़ जाए वो होता है उपसर्ग, लेकिन जो शब्द के पीछे जुड़ जाए वो होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। तो याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसमें लिखा है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। महान में आप त्व जोड़ो तो महान प्लस त्व, तो क्या हो गया? महानत्व। महानत्व का मतलब महत्व, ठीक है, क्या हो गया? महत्व। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा महत्व, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब ये प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो इन्होंने कहा था बीज वपन काल है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि आदिकाल क्या है? बीज वपन काल। अब इन्होंने ये काल क्यों कहा? क्योंकि आदिकाल में ही भक्ति काल बहुत अच्छी तरह से बढ़ा, भक्ति काल के बीज बोए गए। बीज वपन का मतलब बीज बोना, तो आदिकाल में भक्ति के बीज बोए गए थे, इसलिए इसे बीज वपन काल कह दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। क्या हुआ था? आदिकाल में भक्ति के बीज बोए गए थे और इसीलिए इसे बीज वपन काल कह दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये बहुत ईजी है, ये बहुत आता भी है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। इसका आंसर क्या होगा? बी, व्याकरण, ठीक है। और देखो, जो विज्ञान को जानता है वो वैज्ञानिक कहलाता है, जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं, जो शास्त्रों को जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो विज्ञान को जाने वैज्ञानिक, जो बहुत जाने वो बहुज्ञ, और जो शास्त्रों को जाने वो शास्त्रज्ञ, ठीक है। लेकिन जो व्याकरण को जानता है वो उसे कहते हैं व्याकरण, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हाँ, आपको पता ही होगा, बहुत बच्चों को इसमें बहुत अच्छी तरह पता है कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे ना वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, पता है ना आपको। और ये जो थी ना सरस्वती पत्रिका जो थी ये 1903 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना इस फैक्ट को कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 1903 में इन्होंने ये सरस्वती पत्रिका संपादित की थी, और सबसे पहले जब ये आई थी सरस्वती पत्रिका तो ये काशी में आई थी। काशी बोले तो वाराणसी में, जहाँ काशी विश्वनाथ भगवान है वहाँ, ठीक है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। सबसे पहले काशी में आई थी और उसके बाद ये प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में आई, ठीक है। उसके बाद ये प्रयाग में आई थी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक बहुत पूछे जाते हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 1903 में इन्होंने इसे संपादित किया। सबसे पहले ये काशी में आई पत्रिका, उसके बाद प्रयाग में आई, ठीक है। चलिए हाँ, करते जाइए अच्छी तरह से। देखो अभी अच्छी तरह से कर लोगे तो आगे के लिए आपको परेशानी नहीं होगी, फिर आपको रिवीजन करना मात्र रह जाएगा, ठीक है। अभी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। चलो इसको देखिए, इसका आंसर लगाइए अब क्या है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसमें देखना बहुत बच्चे अभी गिरने वाले हैं, ठीक है। हिंदी शब्द क्या, और नहीं गिरो तो बताना कौन कौन नहीं गिरा है इस प्रश्न में। बहुत ईजी है, बहुत, लेकिन सोचने वाली बात है इसमें, ठीक है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप बताओ। संस्कृत? नहीं जी, संस्कृत नहीं है। हिंदी? नहीं जी, ये भी नहीं है। अरबी? ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? फारसी। अरे भैया फ़ारसी क्यों ले लिया है? और बहुत बच्चे यही सोच रहे हैं फ़ारसी क्यों ले लिया है, क्या कारण है इसका? हाँ, फ़ारसी क्यों ले लिया है इसका? तो भैया इसका फ़ारसी ही सही है। फ़ारसी सही क्यों है? कि जो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ना, जो हिंदी शब्द उत्पन्न हुआ है ना, वो हिंदू से हुआ है, ठीक है। हिंदी शब्द जो उत्पन्न हुआ वो हिंदू से हुआ है, और हिंदू फ़ारसी शब्द है, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई है और हिंदू फ़ारसी शब्द है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ़ारसी। पहले के टाइम में ना जो बाहर के लोग आए थे अपने देश में आक्रमण जिन्होंने किया था, तो अपना देश जो था सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास था, तो यहाँ सिंधु, ये संस्कृत जो शब्द था, सिंधु था शब्द था, संस्कृत शब्द, ठीक है। लेकिन वो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही फिर यहाँ पर इन्होंने अपना फ़ारसी शब्द निकाला, सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे। हिंदू एक फ़ारसी शब्द था और हिंदू से ही बना हिंदी, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? फ़ारसी होगा, ठीक है। क्या होगा? फ़ारसी। यदि सिंधु पूछ लिया जाता कि सिंधु किस शब्द किसका शब्द है, सिंधु किससे निकला है शब्द, तो संस्कृत होता, ठीक है। लेकिन यहाँ हिंदी पूछा है तो हिंदी फ़ारसी आंसरिंग बताइए, ठीक है। तो क्या होगा? फ़ारसी, ओके। चलिए, और हाँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, इसका आंसर फ़ारसी होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखो तत्सम शब्दों की अपनी कुछ अलग पहचान होती है।
ठीक है। याद रखना तत्सम शब्दों की अपनी कुछ अलग पहचान होती है कि जैसे जिसमें छ से क्षत्रिय वाला आ जाए, ठीक है, जिसमें और नीचे की तरफ ये र उड़ा हुआ आ जाए, र लगा हुआ आ जाए, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये नीचे र लगा हुआ है, ठीक है, और जिसमें ये आ जाए, ये जिसमें त्र आ जाए, तो ऐसे शब्द जिनमें ये सारी चीज़ें आ जाए वो तत्सम शब्द ही होते हैं। और जिनमें ये चंद्रबिंदी आ जाए ये हमेशा तद्भव शब्द होता है, ठीक है, तद्भव यानी कि उसके जैसा। तत्सम वही होता है। तत्सम कैसा होता है? संस्कृत का शब्द, जैसे संस्कृत के जैसे अमृत लिख दो, अमृत, इसमें भी नीचे र उड़ा हुआ है नीचे, तो ये भी तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तत्सम और तद्भव में यही अंतर होता है कि तत्सम तो होता है संस्कृत के जैसा और तद्भव होता है उससे उत्पन्न हुआ, ठीक है। तत्सम होता है संस्कृत के जैसा और तद्भव होता है उससे उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो तत्सम शब्द इनमें कौन सा होगा देखकर बताइए। हाँ जी, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें ये लगा हुआ है नीचे ग्रह। बाकी ये चंद्रबिंदी वाले जितने होंगे ये सब तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव, ठीक है, तद्भव उससे उत्पन्न होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से पैराग्राफ भी आता है, तो पैराग्राफ को पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ 2 प्रश्न है 92 और 93, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको एक सलाह देंगे, सलाह हम आपको ये देंगे कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई पैराग्राफ आए तो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन को पढ़ लेना, 1-2 उसका प्रश्न पढ़ लेना कि उसमें प्रश्न में पूछा क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन ये पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखकर आपके मन में एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न क्या है और कैसा पूछ रहा है हमसे। तो आप इसमें जो मुख्य पॉइंट होंगे उसको ध्यान से यहाँ पढ़ना शुरू कर दोगे, जिससे आपकी आंसरिंग जल्दी हो जाएगी, टाइम कम लगेगा आपका, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई पैराग्राफ आए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 1-8 पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ 2 प्रश्न है टोटल, जिसमें से हम 1 प्रश्न करने वाले हैं इसमें देख के, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा, प्रश्न देखते हैं। हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? देखो ध्यान से, इसमें लिखा है हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी ना किसी अपने जीवन के ऊपर ये सारी बात कही गई है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इस पैराग्राफ में जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चूँकि पूछ रहा है कि हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका उत्तर यही मिलेगा हमें, ठीक है। पढ़ते हैं हम, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है। देखो पहली लाइन पढ़ो, यहाँ लिखा है अभिन्न अंग किसे बना लिया, और यहाँ कह रहा है हमारा जीवन पाखंड में बन गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा कोरिलेट हो रहा है इससे, ठीक है। देखिए, हमारा जीवन पाखंड में बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और फिर विश्वास भी ये करते हैं कि नहीं यार हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सत्य या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है, ठीक है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो क्या कहा है? अभिन्न अंग। इसमें क्या पूछा? हमारे जीवन का अभिन्न अंग, हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो आंसर में क्या है? आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आंसर मिल गया हमें, पाखंड एवं दिखावा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी। क्या होगा? पाखंड एवं दिखावा, ठीक है। इसी को तुमने अभिन्न अंग बना लिया है, तो इस तरह आपको आंसर करना है, ठीक है। सेकंड प्रश्न देखते हैं इसी का। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? प्रश्न क्या है? छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो छलने की कला आपने पीछे वाले में पढ़ी थी ना, कैसे करते हैं? खुलकर करते हैं। देखिए आप इधर देखिए, इसमें लिखा है अपने, यहाँ देखिए, अपने सार्वजनिक जीवन में अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो ये तो प्रश्न उसने पूछा है कि छलने की कला के बारे में तो पूछा है, तो इसमें होगा खुलकर उपयोग करते हैं। खुलकर लिखा है, देख रहे हो अभी, खुलकर, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, ठीक है। खुलकर देखिए इसमें ये प्रश्न, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो भैया खुलकर उपयोग करते हैं, ओके। अब आगे देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। क्या बात कही इसमें। तो देखिए इसमें क्या है
इसमें होगा रूपक अलंकार। अलंकार ही तो पूछा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। यहाँ रूप दे दिया गया है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ रूप दे दिया गया। यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा कि इसमें बताया गया कि जो उषा काल है ना, उषा काल आप जानते हो, सूर्य उदय होता है, लालिमा जो छाई होती है, लालिमा जो छाई होती है ना सूर्य पर, सुबह बिल्कुल सुबह आप देखोगे सूर्य उदय होगा, लाल लाल दिखाई देगा, तो उसे कहते हैं उषा काल। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया बीती बिवावरी जागरी, अरे रात बीत गई जागरी जग जाओ। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत यदि हम पढ़ना शुरू करें तो उषा तारा घट उषा नागरी, यानी कि जो उषा काल रूपी चतुर स्त्री है वो तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, जितने तारे होते हैं ना वो छुप जाते हैं और सूर्य उदय हो जाता है। तो यही बात तो यहाँ कही गई है कि जो उषा काल रूपी चतुर स्त्री है ना, जो उषा काल रूपी चतुर स्त्री है वो तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। अब यहाँ पर देखो अंबर को यानी कि आकाश को पनघट बता दिया जहाँ से लोग पानी भरने जाते हैं, और यहाँ तारों को घड़ा बता दिया, घड़ा यानी कि मटका। ठीक है, और उषा को एक स्त्री बता दिया। तो क्या कहा इसमें, यहाँ पर बीती बिवावरी जागरी, अब जग गई, मतलब अब रात बीत गई अब जग जाओ, क्योंकि क्या किया है, क्योंकि उषा काल ने तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो दिया है, इसलिए अब जग जाओ। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। यहाँ रूप दिया गया है, यहाँ रूप दिया गया है। ठीक है, क्या होगा, रूपक अलंकार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी आप लोग सही से पढ़ लोगे ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप एक बार अब इस प्रश्न को देखिए। जदपि सुजाति सुलक्षणी, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। देखो हम आंसर के लिए आपको तुरंत वैसे ही आंसर बता सकते हैं, लेकिन जब तक अर्थ पता ना हो तब तक उस आंसर को करने में भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें कहा जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत। देखो कोई भी स्त्री हो, कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी सुलक्षणी हो, खूब उसमें लक्षण हो, सरस गुण की मालकिन हो, अच्छी हो, सुंदर हो, सब कुछ हो, लेकिन बिना आभूषणों के वो बहुत सुंदर नहीं लगती है। ठीक है, क्या कहा, बिना आभूषणों के वो बहुत सुंदर नहीं लगती है, बिना अलंकार के बहुत सुंदर नहीं लगती है, इसलिए उसके अलंकार का होना बहुत आवश्यक है। क्या कहा, जैसे एक स्त्री हो, स्त्री देखने वाले में बहुत सुंदर हो, लेकिन जब तक उसे आभूषण न पहनाए, जब तक उसके नाक में लौंग न पहनाई जाए, कानों में कुंडल न पहनाया जाए, होठों को सुंदर न संवारा जाए, बालों को न संवारा जाए, मतलब उसका श्रृंगार न किया जाए, तब तक वो सुंदर नहीं लगती। ऐसे ही कविता का हाल है, जब तक कविता में अलंकार न हो तो कविता भी सुंदर नहीं लगती। तो ये बात किसने कही, ये बात कही थी केशव दास जी ने। ठीक है, किसने कही थी, केशव दास जी ने। ओके, जदपि सुजाति सुलक्षणे सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजे, भूषण के बिना नहीं विराजते, सुंदर नहीं लगती, कविता वनिता मित। ठीक है, कविता भी अच्छी नहीं लगती, वनिता यानी कि स्त्री भी अच्छी नहीं लगती, और मित्रता भी अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में कहा किसने, केशव दास जी ने। दोबारा प्रश्न नहीं आए तो आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। गुड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताओ। वीणा पाणी तो है, वाग्देवी भी है, भारती भी है, लेकिन जानवी किसका, जानवी गंगा जी का है। ठीक है, जानवी किसका है, गंगा जी का है। आपको पता होगा एक जमदग्नि मुनि थे, वहाँ से निकल कर जा रही थी, तो फिर वहाँ जनु मुनि मिले थे और उन्होंने इन्हें अपने अंदर धारण कर रखा, तभी से जानवी हो गई। ठीक है, तो जानवी गंगा जी का नाम है। किसका नाम है, गंगा जी का नाम है। ओके, तो सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए गई थी ना ये, तब वहाँ ऋषि ने अपने अंदर रख लिया था। ठीक है, तो कौन है ये, गंगा। ओके, जानवी नाम है गंगा का, बाकी सारे नाम किसके हैं, सरस्वती माता के। ओके, चलो आगे देखते हैं। मैं हम तुम आदि शब्द हैं, तो आप जानते हो कि सबसे पहले तो ये सर्वनाम है ही है, दूसरा ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जानते हो ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होते हैं, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में वो आते हैं जैसे मैं हम, कौन, मैं हम। ठीक है, जो मतलब स्वयं से रिलेटेड है वो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, जो स्वयं से रिलेटेड होगा वो उत्तम पुरुष में कौन आएगा, मैं, यानी कि मैं स्वयं, और हम, यानी कि इस उत्तम पुरुष में मैं भी हूँ और मैं के अलावा तुम भी हो, तो यानी मैं हम, यानी मैं हम, ये आ गया उत्तम पुरुष में। लेकिन जब मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष से थोड़ी नीचे कैटेगरी वाला,
मध्यम पुरुष। तो इसमें हम केवल दूसरों को लेते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारे, ये जो भी कुछ होता है, ठीक है, तू, तुम, आप। और जो अन्य पुरुष होते हैं, अन्य में वो लेते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जैसे ये, वो, ठीक है, वह, वे, ये, वे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं। तो मैं और हम कौन से हैं, ये तो उत्तम पुरुष में आ गए, ठीक है। ये समझो कि तुम सबसे ज़्यादा हम जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, यानी कि मैं, हम उत्तम हैं, और तू, तुम, ये सब क्या है, ये मध्यम है, और वे, ये, वो क्या है, वो अन्य हैं, ठीक है। तो मैं और हम तो हो गए उत्तम पुरुष में, तू और तुम हो गए मध्यम पुरुष में, ठीक है। किस में हो गए, मध्यम पुरुष में। तो कुल मिलाकर ये है, ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। देखो, महाप्राण व्यंजन का मतलब होता है जिसे बोलने में थोड़ी ज़्यादा आवाज़ निकालनी पड़े, ज़्यादा भार देना पड़े, ज़्यादा उस प्रेशर डालना पड़े, और तो और जब आप बोलो तो आपके रगड़न हो आपके गले में, ठीक है, फिसलन नहीं हो। जैसे आपने क बोला, क बड़े आराम से आपने बोल दिया, आपने क बड़े आराम से बोल दिया, च बोला, च बड़े आराम से बोल दिया, ट बोला, ट बड़े आराम से बोल दिया। लेकिन ऐसे शब्द ढूंढो जिससे घिसकर आवाज़ आए, ठीक है, जिनमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगे बोलने में, ठीक है, अधिक मात्रा में जिनसे ऊर्जा निकलती है बोलते टाइम, अधिक मात्रा में जिनसे ऊर्जा निकले, वो होते हैं कैसे, महाप्राण। तो आप बोल कर देखो, आपने बोला ख में ज़्यादा वजन डालना पड़ रहा है ना आपको बोलने के लिए, तो छ में ज़्यादा वजन डालना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है बाहर, ज़्यादा श्वास निकल रही है ना, ठ, फ, थ, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में ज़्यादा ऊर्जा निकले, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त हो, ज़्यादा श्वास लगे, उसे कहते हैं महाप्राण। अच्छा, ये तो आपको पता पड़ गया, उसे कहते हैं महाप्राण, जिसमें बोलने में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और जितने भी ऊष्म वर्ण होते हैं वो सभी महाप्राण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, और जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो सभी क्या होता है, महाप्राण होते हैं, ठीक है। समझना ध्यान से। इसके लिए आपको तो बहुत समझना पड़ेगा, और वैसे आपने ये पढ़ ही रखा होगा। जैसे ये लिखते हैं क, छ, त, प, ठीक है, ये है इसका, ये प लिखा है प, ठीक है, क, च, ट, त, प। तो ये क्या है, पहला वर्ग, फिर यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, और यहाँ पांचवा, ठीक है। अब क में क, ख, ग, घ, ड़, फिर च में च, छ, ज, ध, न, ठीक है, फिर ट से ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है, फिर त वाले आते हैं, फिर च, प वाले आते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो दूसरे नंबर के होते हैं ना, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या होता है, महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है, महाप्राण, ठीक है। प्रत्येक का दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है ना, वो महाप्राण कहलाते हैं। तो क के बाद ख आता है ना, ख या ख आता है ना, तो ख भी तो महाप्राण होगा। च के बाद छ आता है ना, तो छ भी तो महाप्राण होगा, ठीक है। ट के बाद ठ आता है तो वो भी तो महाप्राण होगा ना। तो देखो इसमें यही तो है, और कुछ तो नहीं है ना। तो आप बस ध्यान रखना, ठीक है। देखो इस तरह पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ही, वीडियो भी बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप एक बार में ही समझ जाओ और दोबारा आपको समझने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम इस तरह आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना। महाप्राण कौन से होते हैं, जिसमें बोलने में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा क्या कि जो दूसरा और चौथे वर्ण के होते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और जितने भी ऊष्म वर्ण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। आप जानते हो जब पहला शब्द संख्यावाची हो जाए, जहाँ संख्या हो जाए, जैसे कि त्रिगुण, ठीक है, त्रिगुण, और क्या, चौराहा, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या है, जिनमें पहला शब्द संख्यावाची, संख्या ही तो है, चौराहा, ठीक है, त्रिगुण, ये शब्द संख्यावाची तो है, तिरंगा, इसमें भी तो क्या संख्या ही तो है ये। तो जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, जहाँ पर संख्या नज़र आने लगे आपको कि पहला पद संख्यावाची है,
तो वहाँ द्विगु समास होता, हमेशा ध्यान रखना। वहाँ क्या होता है? द्विगु समास। जहाँ संख्या आ जाए सबसे पहले, इस शब्द में सबसे पहले संख्या दिखाई दे जाए कोई भी, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है द्विगु समास। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ें। गुड। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्ति शेष्म, क्या लिखा है? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो आत्मा को कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मतलब क्या है? मतलब यह है नैनम छिंदति शस्त्राणि, यानी गीता में उपदेश देते हो भगवान ने कहा था ना अर्जुन से, अर्जुन जिसके लिए तुम डर रहे हो ना कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम दहति पावक, इसे अग्नि कभी जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, इसे कभी भी पानी डुबो नहीं सकता। न शोष्यति मारुत, इसे हवा कभी नहीं सुखा सकती। तो आत्मा अजर अमर होती है ना, जिसका कोई रूप रंग मांस रक्त कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ कहा गया आप एक तरफ तो कहा तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। अरे भैया सब जानते हैं कि आत्मा में मांस रक्त कुछ नहीं होता। हाँ, वो नवीन, वो नई नहीं होती, वो पुरानी नहीं होती, वो कुछ नहीं होती, वो तो जैसी है वैसी ही रहती है, उसका कोई रूप रंग होता नहीं। तो एक तरफ तो आत्मा भी कह दिया, दूसरे तरफ ये मांस रक्त और ये पुराना नया सब चीज़ बता रहे हो। तो यहाँ विरोधाभासी चीज़ हैं। ठीक है, क्या है? विरोधाभासी चीज़ है। क्या कहा? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, यानी कि हे आत्मा तुम मांसहीन हो तुम रक्तहीन हो, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम्हारे अंदर कोई अस्थि भी नहीं है, यानी कोई हड्डी वड्डी भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो ना तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम तो पूरी तरह से शुद्ध क्या हो? आत्मा हो। लेकिन ना तो बुद्धि है, ना कोई गुण है, ना कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम केवल एक आत्मा हो। और तुम नई पुरानी, मतलब ये कुल मिलाकर ये बता चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई गुण धर्म किसी भी प्रकार का नहीं है। अब इसमें पूछना है कि अलंकार कौन सा है। तो एक बात ध्यान रखना कि एक तरफ तो आत्मा का, ये दूसरी तरफ ये सारी चीज़ बता दी हैं जो एक मानव में होती हैं। तो आत्मा को तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। तो जहाँ दो विरोधाभासी चीज़ आ जाएं, विरोधाभासी तो है कि जिन चीज़ों का आत्मा के लिए कोई मतलब ही नहीं, उन चीज़ों को आप दे रहे हो, तो वहाँ कैसा अलंकार होता है? विरोधाभास होता है। ठीक है, कौन सा होता है? वहाँ होता है विरोधाभास। ठीक है, आपको अलंकारों में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पर आत्मा विधि है और इसके बारे में बहुत सारे गुण दोष भी कहे गए हैं। ठीक है, तो जब आत्मा का किसी गुण दोष से मतलब ही नहीं, तो विरोधाभासी तो है ये, तो यहाँ अलंकार होगा विरोधाभास। ठीक है, चलिए गुड। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो कौन सी चीज़ जोड़ती है? जैसे ये है माता पिता, जब आप माता पिता लिखते हो तो माता पिता आपने लिख दिया, ठीक है, माता पिता, लेकिन इसके बीच में कुछ चिन्ह लगाते हो, यही तो लगाते हो योजक चिन्ह, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, ये क्या? जोड़ने वाले को बोलते हैं योजक चिन्ह। और ये क्या है? ये पूर्ण विराम। क्या है ये? पूर्ण विराम। आपने कोई बात कही और आपकी बात खत्म हो गई तो आपने पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, पूर्ण विराम। ये हो गया पूर्ण विराम। ये हो गया अल्प विराम। कौमा को बोलते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। ठीक है, अरे क्या लिख दिया हमने? ये हो गया पूर्ण विराम, ये हो गया अल्प विराम। ठीक है, यानी कि आधा विराम। जब आप कुछ लिख रहे हो, मैं खाना खा रही थी, ऐसे लिखा आपने, मैं खाना खा रही थी, इतने में ही कोई आ गया, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर आपने कहा वह घर हाँ घर जाता है, फिर उसके बाद आपने दूसरा शुरू कर दिया, वह पानी पीकर आता है। ठीक है, तो अल्प विराम होता है कॉमा, कॉमा हम लगाते हो, ये अल्प विराम है। ये पूर्ण विराम है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा दो। ये योजक चिन्ह है, दो शब्दों को आपस में जोड़े, दो वाक्यों को आपस में जोड़े। ठीक है, ओके ओके। और ये उदाहरण चिन्ह, ये क्या है? उदाहरण चिन्ह, ऐसे करके। ठीक है, उदाहरण चिन्ह क्या है? ये ऐसे करके फिर दूसरे तरफ से ऐसे करके। ठीक है, उदाहरण चिन्ह आप देख लीजिए इसे। तो यहाँ योजक चिन्ह के बारे में पूछा गया। योजक चिन्ह होगा ये वाला, ध्यान रखना है, ये पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये योजक चिन्ह और ये उदाहरण चिन्ह। ठीक है, चलिए। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? यदि हम मान को निकाल दें तो रहिए बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि संज्ञा है। बुद्धि क्या है? बुद्धि है संज्ञा। लेकिन जब संज्ञा में, जब हमने बुद्धि में कुछ जोड़ दिया, बुद्धिमान कर दिया, तो ये बुद्धिमान क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ठीक है, बुद्धिमान को विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, चलिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये तो भैया ने कितने पेपरों में पूछा जाता है, जन कितनी बार पूछा जाता है, इसका तो पता ही नहीं। ठीक है,
तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। ये वाला सही है, ये सही नहीं है, ठीक है? नहीं, ये सही है, ये सही है, कवयित्री। क और व ऐसे ही रहते हैं और या पे और त्र पे मात्रा लगाई जाती हैं, ठीक है? क्या होता है? कवयित्री, कवित्री नहीं, कवयित्री, ठीक है? चलो। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिके न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदन न बने बने, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब पत्थर ही तो होता है, पत्थर। शैले शैले न माणिक्यम, यानी कि हर पत्थर में माणिक्य नहीं होता, यानी कि नगीना नहीं होता, यानी कि मणि नहीं होती, ठीक है? मौक्तिकम ना गजे गजे, और ना ही हर हाथी में मोती होता, ठीक है? ना ही हर हाथी में गजामुक्त मोती होता। गजामुक्त मोती होता है जैसे ऐरावत हाथी में, जो इंद्र का हाथी था उसमें गजामुक्त मोती था, ठीक है? तो इसमें क्या कहा? शैले शैले न माणिक्यम, हर शैल में मणि नहीं होती, हर हाथी में मोती नहीं होता। साधवो न हि सर्वत्रम, साधव का मतलब यानी अच्छे इंसान, यानी कि सज्जन पुरुष, यानी कि साधु पुरुष। साधवो न हि सर्वत्रम, हर जगह साधु नहीं होते, हर जगह अच्छे पुरुष नहीं होते। चंदनम न वने वने, और हर वन में चंदन नहीं होता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता, ठीक है? तो अब इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति, इस श्लोक में सर्वत्र के न भवन्ति यानी कि सर्वत्र क्या नहीं होता। तो अब इसको पढ़ो अब दोबारा से। साधवो न हि सर्वत्र, ठीक है? सब जगह कौन नहीं होता? साधु नहीं होते हर जगह, ठीक है? तो पूछा क्या है? सर्वत्र के न भवन्ति, तो सर्वत्र साधवो न भवन्ति, ठीक है? आंसर क्या होगा? साधवो। देखो भैया ध्यान से पढ़ना, ठीक है? एक बार में ही समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आगे सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। सूर्योदय का मतलब क्या है? सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। तो इसमें कौन सा होगा बताओ, आप सोचकर बताओ, इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ होगा? अरे थोड़ा सोचा करो, ठीक है? उसके बाद आप बताया करो, ठीक है? सोचो। वेरी गुड, तत्पुरुष समास होगा इसमें। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है? सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, ठीक है? चलो देखो, ये आपके जो क्वेश्चन थे 20-22 क्वेश्चन थे हिंदी के, 20-22 क्वेश्चन थे हिंदी के, लेकिन 20-22 में कम से कम आपको 25-30 हमने बताए हैं इसमें बीच में कर करके, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। पहले हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को ही देखेंगे, हिंदी को जल्दी से ख़त्म करेंगे, फिर हम और लैंग्वेज लेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपके सब टॉपिक्स को सारे चीज़ों को देखा जाएगा, जिससे आपका सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ठीक है? और आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। आज से शुरुआत हुई है अपने यहाँ सुपर टेट की, ठीक है? तो हिंदी इस तरह आपको समझ आ जाएगी, आप परेशान मत होना कि आप बड़े आराम से वहाँ पर कर ले जाओगे यदि यहाँ सही से समझ लिया तो, ठीक है? चलो, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।